चलिए बेटा बेटा लास्ट क्लास में ना हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था, दैट इज बिजनेस साइकिल। और पहले मैं जल्दी से लास्ट क्लास को एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ थोड़ा बेटर तरीके से, क्योंकि ना नोट्स गलती से डिलीट हो गए इसके। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने यूनिट 5 स्टार्ट करा था, और यूनिट 5 का जो नाम है बेटा वो था बिजनेस साइकिल। आपके सीए फाउंडेशन में बेटा ये जो टॉपिक है ये 8 to 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है, 8 से 12 नंबर तक आते हैं इसमें से क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन लगा लो आते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी पंगे नहीं देगा। अगर आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप कर दोगे। ठीक है, घुमाएगा नहीं इधर उधर। अब इस टॉपिक में हमने थोड़े बहुत डिस्कशन कर लिए थे राइट। मुझे जितना याद है मैंने मीनिंग डिफाइन करवा दिया था, और दूसरी चीज मैंने फेजेस को ऊपर से बता दिया था। आज हमें फेजेस करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर्स बताए थे कि हमें कौन कौन से बातों को इस टॉपिक में करना है। इस चैप्टर में सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहली चीज जो थी बेटा वो थी मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मीनिंग हमें देखना था। सेकेंड चीज हमने देखनी थी बेटा फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। थर्ड चीज जो हमें देखनी है वो क्या है, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट क्या था बेटा, इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। और लास्ट आपका फिफ्थ चीज आएगी कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल दो कॉजेज होते हैं। इसके अलावा सिक्स हेडिंग एक और दे रखी है आपकी कि डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है, बट वो छोटा सा 5-7 लाइन का पैराग्राफ है, वो आप रीड कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक करवाया था दैट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल। मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, सबसे पहले हमने मीनिंग देखा था, और मीनिंग जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल था। मीनिंग की अगर मैं बात करूं, टर्म है बेटा बिजनेस साइकिल। आपको कहते 4 चीजें बताई थी। बिजनेस साइकिल इज अ रिदमिक फ्लक्चुएशन। बिजनेस साइकिल इज अ रिदमिक फ्लक्चुएशन जो किसमें आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी, जो वो एक्सपीरियंस करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 4 टर्म्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले इट इज अ रिदमिक फ्लक्चुएशंस। ये रिदमिक फ्लक्चुएशंस बेटा किसमें, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी बिजनेसेस में आएगी। किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑफ एन इकोनॉमी, जो वो एक्सपीरियंस करती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये बात समझ आती है बेटा आपको। और क्योंकि आपको याद है ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता था, इसीलिए बिजनेस साइकिल को अपन क्या बोलते थे बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट। ये बात भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अपन सेकंड हेडिंग पे गए थे। मीनिंग को डन करने के बाद दैट इज आपने हेडिंग डाली होगी फेजेस। जल्दी से ऐसे भी रिवाइज करते हैं सर, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। जब मैं फेजेस की आपसे बात कर रहा था बेटा, मैंने आपको एक बिजनेस साइकिल ड्रॉ करके दिखाई थी। सबसे पहले मैंने एक्सिस बनाए थे नॉर्मल, एक्स, 0, वाई। आपको याद है बेटा ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं, ट्रेंड या ग्रोथ लाइन। क्या बोलते थे, ट्रेंड ऑब्लिक ग्रोथ लाइन। और इसी ट्रेंड और ग्रोथ लाइन के साथ हमारी बिजनेस साइकिल कुछ इस तरीके से चलती थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये वाला जो फेज होता था, आप देख रहे हो जब बिजनेस साइकिल ऊपर जा रही है, इस फेज के 3 नाम थे, एक्सपेंशन, अपस्विंग, रिकवरी। एक्सपेंशन, अपस्विंग, रिकवरी, एक्सपेंशन, अपस्विंग। तीनों नाम अच्छे से याद रखना प्लीज, वो उसमें चेंज करके क्वेश्चन देगा, मैंने बताया था। फिर एक टाइम आता है जब एक्सपेंशन बिल्कुल ऊपर होता है, दिस इज पीक बूम प्रोस्पेरिटी। पीक बूम प्रोस्पेरिटी, क्या बोला, पीक बूम प्रोस्पेरिटी। तो एक्सपेंशन, अपस्विंग, रिकवरी, पीक बूम प्रोस्पेरिटी। फिर आपकी बिजनेस साइकिल नीचे जाएगी विच इज कॉन्ट्रैक्शन, डाउन स्विंग या रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन, डाउन स्विंग या रिसेशन। और जब वो एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा उसे बोलते हैं ट्रॉ या डिप्रेशन। 4 फेज बताए थे।
एकदम क्लियर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ बेटा, इस टॉपिक में हमने दो चीजें पढ़ी है। मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या है? रिदमिक फ्लक्चुएशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है इसलिए क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट। बिजनेस साइकिल के टोटल 4 फेज होते हैं बेटा, ट्रेंड लाइन पे चलता है, ट्रेंड या ग्रोथ लाइन पे। सबसे पहला फेज होता है एक्सपेंशन, अपस्विंग या रिकवरी का। सेकंड फेज है पीक, ब्रूम या प्रोस्पेरिटी का। थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, डाउनस्विंग या रिसेशन। और ट्रॉ या डिप्रेशन। यहां तक हमने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी और आज हमें फेजेस को ही करना है ढंग से। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है? शांतनु भाई थोड़ा सा क्लियर हो गया? ठीक है। अब बेटा मुझे ना एक एक फेज को बड़े ध्यान से समझना है। मैं एक एक फेज के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से लिखवाऊंगा कि क्यों ये फेजेस ऐसे आते हैं, क्यों एक्सपेंशन के बाद पीक आ रहा है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद रिसेशन, डिप्रेशन क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ज्यादा समझना नहीं है। पहले मैं चारों फेजेस के बारे में लिखवाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आता है। एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि आपको बोलेगा इनमें से चार फेजेस कौन से है और अलग अलग नाम दे देगा, तो आपको देखना है चारों फेजेस कहाँ है, टिक लगाना है। इसके अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं बताऊंगा। बट अभी आप दिमाग में कुछ भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लास के एंड पे एकदम क्लियर होगा कि क्या बोल रहा है। बट पहले हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको चारों फेजेस पूरे लिखवाऊंगा और उसके बाद हम धीरे धीरे करके समझना स्टार्ट करेंगे। ऐसे करें? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बेटा आप आइए मेरे साथ, हेडिंग डालो फेज नंबर 1। हेडिंग डालो सबसे पहले फेज नंबर 1। और आप सब जानते हैं फेज नंबर 1 इज एक्सपेंशन, अपस्विंग या रिकवरी। तो फेज नंबर 1 है आपका, लिख लीजिए। एक्सपेंशन की बात करो, एक्सपेंशन ऑब्लिक अपस्विंग बोलो, ऑब्लिक रिकवरी बोलो। सर तीनों का मतलब सेम है, कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से लिखना है बेटा, कोई दिमाग में क्वेश्चन नहीं लाना। जब मैं लिखवा दूंगा पूरा, मैं अपने आप समझाऊंगा आपको। हाँ। पहले आप लिखिए पॉइंट नंबर 1। एक्सपेंशन में पॉइंट नंबर 1 लिखो, इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कॉमा आउटपुट, कॉमा डिमांड, कॉमा एम्प्लॉयमेंट, कॉमा इन्वेस्टमेंट, कॉमा स्टॉक प्राइजेस, कॉमा प्रॉफिट एंड इनकम। एक्सपेंशन वाले फेज में आप नोटिस करना, हर एक चीज में क्या आ रहा है बेटा? इंक्रीज। हर एक चीज में क्या आ रहा है? ऊपर जा रही होती है ना इकोनॉमी, तो आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट सब कुछ बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2 लिखो, expansion continues, expansion continues till there is full employment of resources, full employment of resources and production is at its maximum level. Full stop. Expansion continues till there is full employment of resources and production is at maximum level. आराम से लिखते रहिए, दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं लाना, सब कुछ एकदम आपको क्लियर होगा। पहले मुझे लिखवाने दो सारा। एक्सपेंशन का थर्ड और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट is almost zero and whatever unemployment is there, whatever unemployment is there
is either fictional or structural. आपको किसी भी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बेटा, जब आप सारे एक बार नोट्स प्रॉपर्ली बना लोगे। आपको बुक में देखने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स में हर एक चीज आपको दे दूंगा, ठीक है। प्लीज कीवर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान रखना, जब मैं अंडरलाइन करवाना स्टार्ट करूंगा ना, एक एक कीवर्ड आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड से एमसीक्यू बनेंगे। एक्सपेंशन डन हो गया, लिख लिया आपने, समझना कुछ नहीं है। सेकंड फेज पे आओ भाई, फेज नंबर 2, हेडिंग डालेंगे फेज नंबर 2। एंड आपको पता है बेटा फेज नंबर 2 क्या होता है? पीक बूम प्रॉस्पेरिटी। वेरी गुड, पीक बूम ऑब्लिक प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी बोलो एक ही चीज है बेटा, पीक बूम या फिर प्रॉस्पेरिटी लिखेंगे इसमें। पॉइंट नंबर 1, पीक रेफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। Peak refers to the top or the highest point of the business cycle. Point number 2. Point number 2. Inputs are difficult to find as they are short, and therefore input prices increase. As a result, output prices also rise rapidly. As a result, output price also rise rapidly. As a result, output price also rise rapidly, but the income of the consumer but the income of the consumer are fixed, comma, as a result demand of the consumer shift towards necessary. आपको कुछ नहीं समझना ना, आपको समझ आएगा, बहुत अभी कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी, आपको सिर्फ आराम से लिखना है। 2 फेज मैंने लिखवा दी है, और वर्ड्स को जब मैं हाईलाइट कराऊंगा हाईलाइट करते चलना है, ठीक है। एक्सपेंशन में हो गया, पीक और बूम या प्रॉस्पेरिटी में हो गया। नेक्स्ट आओ फेज नंबर 3, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, डाउन स्विंग या रिसेशन। फेज नंबर 3 में आएंगे बेटा। फेज नंबर 3, कॉन्ट्रैक्शन, डाउन स्विंग या रिसेशन। पॉइंट नंबर 1, डिक्रीज इन कोड इज पी, सिर्फ लिखना है, डिक्रीज इन कोड इज पी। कोड इज पी पूरा का पूरा डिक्रीज होता है क्या, ये बाद में देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रोड्यूसर्स did not recognize the fall in demand. Producer did not recognize
the fall in demand, and he maintain their existing level of investment and production. Existing level of investment and production. Full stop. The consequence is mismatch between demand and supply. The consequence is mismatch between demand and supply. This is point 2. Point number 3 में आऊं. As a result, ऐसे लिख लेना, डिमांड डिक्रीज होगी, उससे सप्लाई भी डिक्रीज होगी, उससे प्राइस में भी डिक्रीज आएगा, उससे इनपुट प्राइस में भी डिक्रीज आएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में भी डिक्रीज, प्रोडक्शन में भी डिक्रीज, और लास्ट एम्प्लॉयमेंट में भी डिक्रीज. लास्ट पॉइंट नंबर 4 लिख लो, बिना सोचे समझे कुछ. कंज्यूमर एक्सपेक्ट further decrease in price and postpone their purchase. ये हो गया फेज नंबर 3, कॉन्ट्रैक्शन, डाउनस्विंग या रिसेशन. और इसके बाद आपका फेज लास्ट चलता है बेटा, दैट इज फेज नंबर 4, जो कि होता है ट्रॉ ऑब्लिक डिप्रेशन. कुछ भी बोलो, दोनों का मतलब सेम है. ट्रॉ ऑब्लिक डिप्रेशन. इसमें लिखेंगे, कुछ छूटा है, लिखो लिखो लिखो. कंज्यूमर एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन प्राइस एंड पोस्टपोन देयर परचेज. ठीक है, लास्ट फेज पे आ जाओ. ट्रॉ क्या है, डिप्रेशन क्या है? इट इज अ serious form of recession. It is a serious form of recession or extreme recession is known as depression or TRAW. Extreme recession is known as depression or TRAW. Point number 2. TRAW में क्या होता है बेटा? Growth rates becomes negative. Growth rate becomes negative and the level of national income and expenditure declines rapidly. And the level of national income and expenditure declines rapidly. This is point number 2. Point number 3. Force firms to shut down and several services. Point number 4. This had 5 जो भी है. High rate of involuntary unemployment. High rate of involuntary unemployment.
और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए बेटा, पॉइंट नंबर 5 होगा शायद, 5 है ना, पॉइंट नंबर 5, कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री suffers more from excess capacity। बस पहले आपको इतना लिखना है और अभी खत्म होते होते आपको ये सारी बातें याद होगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। बस आप अभी आराम से पहले इतना लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा नोट्स कर लिया आपने सारे कंप्लीट? अमन, छवि, महक, ऋतिक, जल्दी से बता दो भाई, नोट्स डन? किसी बच्चे का कुछ छूटा यहाँ पे? लास्ट पॉइंट। ओके जी, ओके बेटा। अपना ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से ना मीटिंग रीज्वाइन कर लो, ऑल्दो अभी है, टाइम तो है, बट फिर ना बीच में ब्रेक नहीं आएगा। जल्दी से तुरंत के तुरंत मीटिंग ज्वाइन कर लो, तब मैं समझाना स्टार्ट करो फटाफट। बेटा प्लीज एक एक टर्म पे फोकस करना है, जो जो अंडरलाइन कराऊंगा सारे अंडरलाइन करने हैं। अभी मत कर अंडरलाइन। ओके। बीच बीच में स्टेटमेंट उठा के दे देंगे एमसीक्यू में, तो वो थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए। मेरे हिसाब से नोट कर लिया सबने? पक्का ना? समझाना स्टार्ट करें? आ जाओ भाई। सबसे पहला फेज 1। 4 फेज है, चारों में देखें। फेज 1 इज एक्सपेंशन, अपस्विंग या रिकवरी। और इस फेज में आपको बिल्कुल लिमिटेड बातों को ध्यान रखना है। पहले देखो, पहले मार्क करते चलना हो। अगर आप पहला वाला देखो ना, पहले वाले के ब्रैकेट में आप पता है क्या लिख सकते हो? पहले वाले के ब्रैकेट में लिख लो, इंक्रीज इन कोड इज पी। कोड इज पी में क्या आ रहा है बेटा? इंक्रीज। सर कैसे? अरे देखो, कोड इज पी शॉर्ट टर्म है। अगर मैं बात करूंगा आपसे एक्सपेंशन, अपस्विंग या रिकवरी की, सबसे पहली चीज इकोनॉमी, इसमें नीचे जा रही होती है ऊपर जा रही होती है? ऊपर। इसका मतलब इंक्रीज होगा। सर किसमें इंक्रीज होगा? कोड एस पी में। कोड एस पी इज व्हाट? सी फॉर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब जो कंज्यूमर है वो खर्चा क्या करेगा? ज्यादा। आउटपुट यानी प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा। डिमांड क्या होगी? ज्यादा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक प्राइस, प्रॉफिट एंड इनकम, सब कुछ इकोनॉमी एज अ होल क्या कर रही होगी बेटा? इंक्रीज। तो पहला पॉइंट जो है एक्सपेंशन में, कोड एसपी इंक्रीज हो रहा है। कोड एसपी का मतलब ये सारी चीजें। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन में जाना, मैंने लिखा था डिक्रीज इन कोड एसपी। वहां पे कोड एसपी क्या होता है? डिक्रीज। इसका मतलब पूरी स्टेटमेंट अगर आप लिखो तो डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आउटपुट, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक प्राइस एंड प्रॉफिट एंड इनकम, वो सब डिक्रीज होता है। बट अभी यहां पे रहता है, सबसे पहली स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, एक्सपेंशन में कोड एसपी क्या होता है बेटा? इंक्रीज। कोड एसपी क्या होता है? दूसरी चीज, एक्सपेंशन तब तक चलेगा जब तक इकोनॉमी में, अंडरलाइन कर लो बेटा, क्या ना हो जाए? फुल एम्प्लॉयमेंट। प्लीज कंफ्यूज मत होना, बच्चे पीक पे वो लेवल बताते हैं जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। वो कहेगा फुल एम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे होता है, किस फेज में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है? किसमें? एक्सपेंशन में। पीक मत बनाना बेटा उसे। एक्सपेंशन वो लेवल है जहां पे क्या अचीव हो जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब समझते हो? नहीं समझते? अभी तुम्हारा बीसीके में गवर्नमेंट पॉलिसी हुआ है? बीसीके में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जब बीसीके में गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ोगे तब एक कॉन्सेप्ट आएगा बहुत तगड़ा, मैं अभी करवा देता हूं आपको, वहां काफी हेल्प मिल जाएगी। बट अभी समझो, एक्सपेंशन में क्या होता है बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स। और बेटा अगली चीज याद करो, प्रोडक्शन जो है वो कहां पे होती है बेटा? मैक्सिमम लेवल। ये की पॉइंट्स है भाई, यही एग्जाम में पूछेंगे। कौन से फेज में एम्प्लॉयमेंट फुल होती है या कौन से फेज में प्रोडक्शन इज एट मैक्सिमम लेवल? तो दोनों में से कुछ भी आए, फेज कौन सा बेटा? फेज 1, एक्सपेंशन, अपस्विंग या रिकवरी। ये बात समझ आती है? पक्का? अभी मैं कुछ टर्म्स को बताऊंगा,
अच्छा, इसके अलावा पता है क्या बोल रहा है, कह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पे होगी, और ये अंडरलाइन करो, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेटा वो क्या होगी, 0। सर ये इनवॉलेंट्री क्या होता है, आपने 12th में पढ़ा है बेटा, ये 12th में आपका एक चैप्टर था इंडियन इको में, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, है ना। अभी मैं रिकॉल करवा दूंगा दोबारा जिनको नहीं पता, बस अभी समझ लो। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट 0 होगी, और अगला पॉइंट पता क्या बोल रहा है, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है भी, अगर कोई बेरोजगार है भी, तो 2 ही होगा, या तो फिक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल। अब ये क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, पर पहले आप समझो 5 पॉइंट में कंक्लूड कर दूं एक्सपेंशन में। 5 पॉइंट एक्सपेंशन में, सबसे पहले कोड स्पी क्या करेगा, राइज, कोड स्पी क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, फुल, प्रोडक्शन कैसी होगी, मैक्सिमम लेवल, प्रोडक्शन कैसी होगी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज 0, और कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो या तो वो फिक्शनल है या फिर वो, अभी शॉर्ट समरी भी बनाएंगे इसकी। 5 पॉइंट याद, कोड स्पी इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट फुल होगी, प्रोडक्शन क्या होगी, मैक्सिमम लेवल, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट 0, और अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो फिक्शनल या, अब सर थोड़ी ना टर्म्स आई थी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, उनका सर थोड़ा सा ना हमें मतलब बता दो, बाकी तो हम समझ गए बेटा, समझना बेटा। मान लीजिए आपकी जो कंट्री है ना बेटा, उसकी पॉपुलेशन अविनाश भाई 130 करोड़ है, क्या है बेटा, 100 पॉपुलेशन। तो अविनाश भाई फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब हम कितने लोगों को इनकम एम्प्लॉयमेंट दे रहे, 130 करोड़ को, है ना, है ना। ये लड़की कह रही है ना सर, कह रही हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बेटा पता है क्या हुआ, आपका नाम क्या बेटा, जैसे सिंपल नाम वाला कोई, दिया, दिया। तो बेटा एक दिन ना ऐसे मैंने बोला पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़, तो मैंने बोला कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट तब होगा जब हम 130 करोड़ लोगों को काम दे देंगे। तो दिया ने भी सर हिलाया कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, 130 करोड़ को काम देना है। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन ना बेटा दिया रास्ते से बाहर जा रही थी, अरे रुक तो जाओ, दिया ने बोला ना हाँ, तो दिया रास्ते से बाहर जा रही थी, और दिया के साथ उसकी 2-3 दोस्त थी। बेटा वहां पे ना एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, 70-80 साल के थे, उनकी बेटा कमर बड़ी दर्द कर रही थी, झुक झुक के चल रहे थे बेचारों से, चला भी नहीं जा रहा था। अब ऐसा मैंने नहीं, ऐसा दिया बोल रही है, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैं दिया के वर्ड ले रहा हूँ। दिया और उसके दोस्त गए, रौबे बुड्ढे कह रहे को शर्म नहीं आती, कमर पकड़ के चल रहा है। कह रहे तुझे पता है दिया ने बोला फुल एम्प्लॉयमेंट करना है तो 130 करोड़ को काम देना पड़ेगा, काम कर चल जाके, काम दे दिया उसने जबरदस्ती, काम करना नहीं था। बेटा एक ना आगे जाके एक छोटी सी बच्ची थी, इतनी सी बच्ची, बेटा चॉकलेट खा रही थी, दिया गई चाटा मार दिया, पहले तो उसकी चॉकलेट खा के छीन के खा गई। दिया कह रही शर्म नहीं आती तुझे, तुझे पता है फुल एम्प्लॉयमेंट करने के लिए हमें सब लोगों को काम देना पड़ेगा, दिए 130 करोड़ को काम दे दो, जो बेचारे काम नहीं कर सकता उन्हें घर से उठा उठा के काम दे दोगे, ऐसा नहीं होता सर। बेटा समझना, ये गवर्नमेंट पॉलिसी बीसीके में आएगा आपके। जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टोटल पॉपुलेशन को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, 2 पार्ट में, बड़े ध्यान से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। बेटा एक कैटेगरी आती है डिपेंडेंट्स की, एक कैटेगरी क्या आती है बेटा, डिपेंडेंट्स। सर ये कौन होते हैं बेटा, ये ना ये बिलो 15 वाले बच्चे हैं, 15 से कम, ठीक है, और 60 एंड अबव वाली कैटेगरी है। अब इन लोगों को ना, इन लोगों को ये माना है हमने, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना, वो बेचारे ना फिजिकली एबल टू वर्क नहीं होते। सॉरी बेटा, बेटा वो कामचोर है फिर बेटा, वो तुम्हारे जैसा है कामचोर, ठीक है। डिपेंडेंट वाली कैटेगरी जो होती है ना, उसमें 2 लोग आते हैं, और ये वो लोग हैं जो एबल टू वर्क नहीं होते, मतलब इनका शरीर अभी ऐसा नहीं है कि ये काम कर पाए, सॉरी, हाँ इसमें हैंडीकैप्स हो गए, कोई वो है, वो एक्सेप्शन में, वो भी डिपेंडेंट्स में आएगा, फिजिकली चैलेंज लोग हो गए, ठीक है। तो ये जो है, ये लोग एबल टू वर्क नहीं है। अबे भाई ये जो लोग एबल टू वर्क नहीं है, इसको काम देना है क्या, इनको काम देना है, नहीं देना सर, इनको काम ही नहीं देना। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना फुल एम्प्लॉयमेंट, लेट्स अज्यूम 130 करोड़ लोग हैं, उनमें से मान लीजिए 30 करोड़ लोग ये है, तो बेटा ये बेरोजगार ही रहेंगे, आप इनको काम नहीं करवाओगे। तो मतलब टेक्निकली अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट करवानी है, फुल एम्प्लॉयमेंट करवानी है, तो 130 करोड़ को काम नहीं देना, कितने को देना है, 100 करोड़। दिया कितने को देना है, क्योंकि 30 करोड़ तो बेटा क्या है, डिपेंडेंट। अब दिया ने बोला सर 100 करोड़ को काम देना है, ठीक, मैंने 100 करोड़ को काम देना है। मतलब दिया पता है क्या कह रही है, दिया कह रही है सर हमने एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें 15 से 60 की एज के बंदे आएंगे, और इन लोगों को, यानी ये कितने आ गए बेटा, 100 करोड़ आ गए ना। सर अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट करनी है
तो दिया ने बोला कितने लोगों को काम देना है, 100 करोड़। मैंने कहा ठीक। बेटा एक दिन ना रिया बाहर जा रही थी, क्लास खत्म होके दूसरी क्लास से जा रही थी, और ये दिया वाली गैंग आ गई, हाँ ये रिया, और ये दिया वाली गैंग आ गई भाई सारी। कह रही, ओए रिया इधर आ। कह रही कहाँ जा रही है? कह रही मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, सी बनना है मुझे। मैंने कहा पागल है क्या तू, पागल है तू? कह रही तू तू इस ग्रुप तू 15 साल से बड़ी रहा है। कह रही 60 साल से कम है? कह रही हाँ 60 साल से कम हूँ। इसने भाई जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया रिया को। कह रही जा तू बिंदिया ब्यूटी पार्लर में धागा चल रहा है, धागा थ्रेडिंग करते हैं ना बेटा, क्या कुछ। कह रही भाई साहब यहाँ जॉब लगाएंगे। एक दिन अविनाश भाई बेटा बाहर गेड़ी मार रहे थे स्कूटी में, तो दिया ने देख लिया, दिया कह रही है पागल है क्या? कह रही तू इस कैटेगरी में आता है? कहती हाँ आ रहा हूँ। बेटा इसको ना जबरदस्ती बेचारे को मार वार के गाड़ी में उठा दिया और इससे जोमेटो की डिलीवरी करवा रहे हैं। ये कह रहा है मुझे पढ़ना चाहता हूँ, मैं मुझे पढ़ना है, लेकिन जबरदस्ती ऐसे काम करवा रहे हैं। क्या दिया आप ये सही कर रहे हो बेटा? तुम कह रहे हो 100 करोड़ को काम दे रहे हो बेटा। इस एज की कैटेगरी में भी ना 3 लोग आते हैं, समझना। टोटल पॉपुलेशन के 2 पार्ट, एक होंगे डिपेंडेंट्स, इनको तो भाई ये एबल टू वर्क नहीं है। दूसरी कैटेगरी 15 to 60 जो एबल टू वर्क है, लेकिन इसके अंदर भी 3 लोग आएंगे। इस कैटेगरी में 3 लोग आते हैं बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये कौन सी कैटेगरी है सर? ये वो कैटेगरी है जो एबल टू वर्क है। अब इसके अंदर 3 लोग कौन से आएंगे? सबसे पहला इस कैटेगरी में आता है एम्प्लॉयड लोग। कौन से लोग? एम्प्लॉयड, जो अभी एक्चुअल में काम कर रहे हैं, अभी कर रहे काम। बेटा एक होते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। इसी कैटेगरी में एक लोग आते हैं जो क्या होता है बेटा? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। और दूसरी कैटेगरी आती है बेटा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। तो इस सेकंड कैटेगरी में 3 लोग आ गए, एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी और एक एम्प्लॉयड। और अगर आप नोटिस करो ना, तीनों एबल टू वर्क है, काम कर सकते हैं तीनों। लेकिन समझना तीनों में डिफरेंस क्या है बेटा। एम्प्लॉयड पर्सन ना पता है कौन से है? जो एबल है, ये विलिंग है, इन्हें काम भी करना है, और बेटा ये ना एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, ये गेट वर्क, इन्हें काम मिल भी गया। जैसे मैं एबल टू वर्क इस कैटेगरी में आ रहा हूं, मेरी इच्छा है काम करने की और मैं काम कर रहा हूं, इससे मेरी लिविंग चल रही है, इनकम अर्न हो रही है। दैट इज मैं किस कैटेगरी में हूं? एम्प्लॉय। मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता बेटा, मैं घर वालों के टुकड़ों में नहीं पड़ रहा, जैसे तुम्हारी तरह। ठीक है, ये एम्प्लॉयड कैटेगरी के बाद। तुम तो यार बुरा लगता है क्या तुम्हें? लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। ठीक है, अगली कैटेगरी कौन सी बेटा? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। अब इस कैटेगरी में कौन है? इस कैटेगरी में रिया, अविनाश। अबे भाई ये अपनी इच्छा से बेरोजगार है, क्योंकि इन्हें अभी पढ़ाई करनी है ना। मतलब अब इस कैटेगरी में क्या आ रहा है? इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एबल टू वर्क तो है, मतलब हाथ पैर सब सही है, कमर वमर सब बढ़िया, घुटने उठने कोई दर्द नहीं है, लेकिन बेटा इनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की। ये क्या हो गए? विलिंग टू वर्क नहीं है। और जब विलिंग ही नहीं है तो इनको काम भी नहीं मिलेगा। इनवॉलंटरी में वो लोग आते हैं जो एबल है, वेरी गुड, जो विलिंग भी है, लेकिन इन्हें एक्चुअल में मार्केट में कोई काम नहीं मिल रहा। अब लेट्स अज्यूम दिया इस 100 करोड़ में से 30 करोड़ एक्चुअल में एम्प्लॉयड है, 30 करोड़ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, तो रिमेनिंग 40 करोड़ क्या होंगे बेटा? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। अब जब मैं आपको अब पूछूंगा दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें कितने लोगों को काम देना है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ 40 करोड़ को काम देना होता है बेटा। अब समझो क्यों। अबे भैया जो डिपेंडेंट है 30 करोड़, उन्हें तो काम देना ही नहीं है, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। 30 करोड़ जो इंप्लॉयड है बेटा, उन्हें 2 काम दे दोगे आप, सुबह ये वाला काम का शाम को। अबे भाई वो कर रहे हैं ना ऑलरेडी, उन्हें छोड़ दो। जो रिमेनिंग 30 करोड़ वॉलंटरी है भाई, वो तो इच्छा ही नहीं है ना काम करने की, तो क्या उन्हें हम अनएम्प्लॉयड मानेंगे? टेक्निकली नहीं मानेंगे। जो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है वो कौन है? इनवॉलंटरी वाले। तो जब सरकार कहती है ना कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम उन लोगों को काम दे दे जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि डिपेंडेंट तो एबल टू वर्क नहीं है, वॉलंटरी वाले तो करना ही नहीं चाहते, तो इन दोनों को हम देंगे नहीं काम। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है क्या होता है? जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फुल एम्प्लॉयमेंट, बेटा इसका मतलब है कि हमारी जो जीरो लेवल पे क्या होनी चाहिए? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आपको बात समझ आ रही है? जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट होगा उस टाइम पे डिपेंडेंट वाले लोग बेरोजगार रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
क्या आपको ये बात समझ आती है? एकदम क्लियर है? पक्का कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी अब इसमें? चलिए वापस आते भाई, वापस आते हैं। तो अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई। सबसे पहले कोड स्पीक क्या करेगा एक्सपेंशन में? राइज। सेकंड, इस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? फुल। फुल का मतलब आप समझ गए? क्या वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट होगी? अरे वॉलंटरी वाली तो होगी ना, क्या डिपेंडेंट वाली होगी? वो लोग भी बेरोजगार होंगे बेटा। वही तो मैं कह रहा हूं, अनएम्प्लॉयड तो है ना। आपके दादाजी अगर घर पे है, वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन क्या टेक्निकली वो अनएम्प्लॉयड है? नहीं, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में आ गए। आप समझो, समझ नहीं आ रहा आपको? जब मैं बोल रहा हूं देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, उस फुल एम्प्लॉयमेंट में हमेशा दो लोग बेरोजगार बैठे होंगे, एक डिपेंडेंट और एक वॉलंटरी। वो कुछ काम नहीं कर रहे, बट स्टिल हम क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि डिपेंडेंट और वॉलंटरी वालों को हम फुल एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते। मतलब अब लगा लो, अगर एक रूम है, इस रूम में टोटल 100 लोग हैं, 100 में से मान लीजिए 3 लोग ऐसे हैं जो विलिंग टू वर्क ही नहीं है। विलिंग मतलब ये कौन से हो गए? वॉलंटरी। और बाकी 97 जो है वो सारे एम्प्लॉयड है। अब देखो टेक्निकली 3 लोग बेरोजगार है ना, लेकिन यहां पे मैं बोलूं फुल एम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल है। क्योंकि भाई इन तीनों को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये कौन से वाले हैं? वॉलंटरी वाले बेटा। समझ आ रहा है आपको? तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंट वाला है चलेगा, वॉलंटरी वाला है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। प्रोडक्शन कैसे होगी बेटा? मैक्सिमम लेवल पे। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इनवॉलंटरी क्या होगी? जीरो। और साथ के साथ जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगी तो वो कैसी होगी? फिक्शनल या, अब ये क्या होती है? चल बेटा देखो, ये ना बहुत सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। फिक्शनल या स्ट्रक्चरल ऐसी एम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे मान लो मैं आज एक जॉब कर रहा हूं, अब मुझे एक बेटर जॉब मिली, तो इस जॉब से उस जॉब पे जाने के लिए मुझे लेट्स अज्यूम 1 महीने का टाइम लग गया। इस जॉब से रेजिग्नेशन दूंगा, अगली वाली जॉब में जाऊंगा, तो उसके बीच में मैं 1 महीने खाली बैठ गया, उसे बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकली ये भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, बट 1 महीने के लिए क्योंकि आप घर पे खाली बैठ रहे हो, तो उसको नाम क्या दे देते हैं अपन? फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट होगी भी, अगर होगी, तो वो कैसी होगी? फिक्शनल या स्ट्रक्चरल, या वॉलंटरी हो सकती है, डिपेंडेंट वाली हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ आती है? 5 पॉइंट याद हो गए। एक्सपेंशन वाले फेज में सबसे पहले दोबारा रिपीट करो, कोड स्पी क्या करेगा? इंक्रीज। एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी? फुल। प्रोडक्शन प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो। कोई अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिक्शनल या स्ट्रक्चरल। बात समझ आती है? एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे आओ बेटा, अगला फेज देखो भाई, अगला फेज अंडरलाइन करते चलना। अगला फेज क्या है? पीक, बूम, या सबसे पहला पूरे बिजनेस साइकिल का ये टॉप या हाईएस्ट पॉइंट होता है। पूरे बिजनेस साइकिल का ये क्या होता है बेटा? टॉप या हाईएस्ट पॉइंट, उसे बोलते हैं पीक या बूम या प्रॉस्पेरिटी। अब इस लाइन में रीजन छुपा है कि पीक में क्या होता है। देखो, पता क्या बोल रहा है? कह रहे इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड। अच्छा, आपको याद है प्रोडक्शन में मैंने इनपुट का मतलब बताया था? इनपुट से होते, इनपुट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे होते थे ना। लेट्स अज्यूम हम लेबर मान लेते बेटा। अब ये पता क्या कह रहा है? पीक वाली स्टेज में पता क्या होता है? कह रहा है इनपुट जो है वो क्या होता है? डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू, समझना ध्यान से। एक्सपेंशन वाले फेज में आपने फुल एम्प्लॉयमेंट कर लिया, इसका मतलब जो लोग ऐसे जो काम करना चाहते हैं उन्हें आपने काम दे दिया। अब फुल एम्प्लॉयमेंट आपने अचीव कर लिया, तो आपकी इकोनॉमी में क्या कोई ऐसा व्यक्ति बताए जिसे काम चाहिए? नहीं। अच्छा, जो बचा होगा या तो वो डिपेंडेंट होगा, उसे तो आप काम दे नहीं सकते भाई, बूढ़े लोगों को थोड़ी पकड़ पकड़ के लाओगे। या फिर रिया जा रही है तो उसको थोड़ी गाड़ी में डाल दोगे जबरदस्ती, भाई वो तो अपनी इच्छा से वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है ना। एक्सपेंशन वाले फेज में क्योंकि आपने फुल एम्प्लॉयमेंट हर बंदे को काम दे दिया, अब क्या प्रोडक्शन करने के लिए कोई लेबर बचेगा आपके पास? नहीं, जितने थे उनसे आपने प्रोडक्शन कर लिया। इसीलिए पीक पे आते आते जो इनपुट्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर जो है वो क्या हो जाता है? डिफिकल्ट टू फाइंड। अब क्योंकि वो डिफिकल्ट टू फाइंड हो गया, क्योंकि उनकी शॉर्टेज है, इसकी वजह से लेबर के प्राइसेस क्या हो जाते हैं बेटा? ज्यादा। आप समझो ना, उस फैक्ट्री में लेबर लगा हुआ था ऑलरेडी, सब अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपनी फैक्ट्री में लेबर बढ़ाने हैं, तो मैं उस फैक्ट्री वाले लेबर के पास गया, मैंने कहा तुझे वहां से 20 मिल रहे, मैं तुझे 30,000 दूंगा, मेरी साइड आ जा। क्योंकि लेबर सारे काम कर रहे हैं और मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, उसके लिए मुझे लेबर चाहिए। अब नए लेबर तो पैदा होंगे नहीं, या जबरदस्ती किसी से काम कराऊंगा नहीं, तो मुझे महंगे प्राइसेस पे इनपुट खरीदने पड़ेंगे। अब इनपुट महंगे प्राइस में खरीदने की वजह से मुझे आउटपुट के प्राइस को भी क्या करना पड़ेगा बेटा? बढ़ाना पड़ेगा।
तो इनपुट क्योंकि कम है, लिमिटेड है, तो इनपुट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उससे आउटपुट के प्राइस बढ़ जाएंगे। उससे ये होगा कि जो, क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो फिक्स्ड होती है बेटा, तो डिमांड जो है ना वो क्या हो जाएगी, कम। डिमांड क्या हो जाएगी भाई, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा, कम डिमांड करेगा, और वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स नेसेसरी गुड्स। वो कहेगा भाई प्राइसेस इतने महंगे हैं, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, चीजें इतनी महंगी हो गई थी, आपको पता लग गया कि भाई फालतू खर्चा नहीं करना, सिर्फ किस पे फोकस करना है, नेसेसिटीज पे। तो पीक की सिचुएशन में ये सिचुएशन होती है, समझ आ गया। सबसे पहले एक्सपेंशन में 5 बातें याद रखनी है। सबसे पहला कोड स्पीड इंक्रीज होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है तो या तो वो फिक्शनल है या फिर वो स्ट्रक्चरल। सेकंड पीक आया, पीक है टॉप या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। अब पीक में होता क्या है, पीक में क्योंकि इनपुट बहुत लिमिटेड है, लेबर्स भाई सारे लेबर्स तो आपने फुल एम्प्लॉयमेंट कर ली पहले एक्सपेंशन में, तो लेबर के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़। अब इनपुट के प्राइसेस क्योंकि बढ़ेंगे तो उससे आउटपुट के प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है, फिक्स्ड, तो वो अपनी डिमांड को क्या करेगा, कम, और शिफ्ट कर लेगा टुवर्ड्स नेसेसरी। ये पीक में होता है बेटा, इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसका अगला इंपैक्ट, फिर आप आगे जाओगे। अगला फेज है कॉन्ट्रैक्शन। अब देखना, पहला पॉइंट कोड स्पी बेटा क्या होगा, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, डाउन स्विंग या रिसेशन में कोड स्पीड डिक्रीज होगा। अब यहां से देखो अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अभी ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा था, डिमांड उसने डिक्रीज करके नेसेसिटीज में डाल दी थी। अब आगे देखो, कह रहा है प्रोड्यूसर डिड नॉट रिकॉग्नाइज फॉल इन डिमांड एंड ही मेंटेन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। सर क्या हुआ, क्या हुआ समझना, मैं आपको ना एक समराइज फॉर्म में चार्ट बना के दिखाता हूं। 4 फेज है हमारे पास, आपको ये नोट नहीं करना, बाद में कर लेना, बाद में करवाऊंगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3। अभी फेज 3 तक की बात कर रहा हूं बस। सबसे पहले फेज 1 में क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन। अच्छा, एक्सपेंशन में 5 बातें। सबसे पहले इंक्रीज होगा क्या, कोड इज पी। एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी बेटा, फुल। प्रोडक्शन कैसे होगी बेटा, मैक्सिमम लेवल पे। उसकी वजह से जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगी, जीरो। और कोई भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट है भी तो वो क्या होगी, फिक्शनल या स्ट्रक्चरल। ये पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड फेज में आए, सेकंड फेज था बेटा आपका पीक। अब पीक में क्या होता है सर, बेटा पीक में ये होता है कि आपका जो है, पहली बात तो ये क्या है, टॉप या हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसमें होता ये है, क्योंकि आपने यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव है, तो और कोई लेबर तो है नहीं बचा, जो बचे है वो तो भाई या तो डिपेंडेंट्स है या फिर वॉलेंट्री वाले हैं, उनसे तो काम करा नहीं सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्योंकि इनपुट की शॉर्टेज हो जाएगी, लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी, तो आपको इनपुट लाने पड़ेंगे ज्यादा प्राइसेस पे। उसकी वजह से आपको आउटपुट के प्राइसेस पे क्या करने पड़ेंगे, आउटपुट के प्राइस बढ़ गए। आउटपुट की प्राइस बढ़ने से, क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है, फिक्स्ड है, तो भाई उस लेवल पे डिमांड क्या हो जाएगी और शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स नेसेसरी। अब थर्ड स्टेज देखना उस पे क्या होगा। थर्ड स्टेज में मैं बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन की। बेटा जैसे ही आपको याद है कंज्यूमर ने, यहां पे कंज्यूमर ने डिमांड को क्या करा था, पहले वाले स्टेज में कम करा था। अब एक बात बताओ, जब कंज्यूमर डिमांड कम करेगा, क्या प्रोड्यूसर को कॉल करके बताएगा, प्रोड्यूसर को तो पता नहीं है। प्रोड्यूसर को लग रहा है कि अभी हमारा एक्सपेंशन और पीक फेज चल रहा है, तो वो तो प्रोडक्शन एग्जिस्टिंग लेवल पे मेंटेन करके रखेगा। अबे भाई उसे थोड़ी पता है, उसने और लेबर ले आया, उसने इनपुट के प्राइस ज्यादा पे करे, उसने आउटपुट का प्राइस बढ़ा दिया। जब कस्टमर ने अपने घर पे देखा आउटपुट का प्राइस बढ़ रहा है, उसने अपने घर पे डिमांड कम कर दी। अभी इनिशियली ये बात प्रोड्यूसर को तो नहीं पता, तो सीन ये होगा कि कंज्यूमर ने तो अपनी डिमांड कम कर दी, लेकिन प्रोड्यूसर जो है बेटा, प्रोड्यूसर गलती से सप्लाई जो है ना वो सेम लेवल पे मेंटेन रखेगा। किस लेवल पे, मतलब जितनी पहले थी वो कम नहीं करेगा। टेक्निकली डिमांड कम होने से सप्लाई कम करनी थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि एकदम से कॉन्ट्रैक्शन फेज आ रहा है, डिमांड कम हुई, प्रोड्यूसर सप्लाई मेंटेन करेगा एग्जिस्टिंग लेवल पे। इसकी वजह से पता क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा, ये हो जाएगा, होगा ना। और बेटा इसकी वजह से जल्दी से बता दो, जल्दी से, क्या प्राइस लेवल पे इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइस क्या होंगे, अगर किसी चीज की डिमांड नहीं है और आपने सप्लाई बहुत है, प्राइस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और इसकी वजह से कोड भी पूरा फॉल होगा।
अब जैसे ही सप्लायर को पता लगा कि यार डिमांड तो एकदम से फॉलो हो गई, तुरंत वो प्राइस क्या करेगा, कम। सप्लाई को भी क्या करेगा, कहेगा प्रोडक्शन रोक दो भाई। जो नए लेबर बुलवाए थे उसने, उन्हें क्या भेजेगा, वापस भेजेगा। कहेगा प्रोडक्शन बंद करो, इन्वेस्टमेंट कम करो, इंप्लॉयमेंट कम होगी, इनकम कम होगी, पूरा का पूरा कोड स्पी क्या करने लग जाएगा, फॉल। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में ना एक मिसमैच हो गया। क्या हो गया? डिमांड के फॉल को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया तुरंत, और मिसमैच की वजह से पूरा प्राइस फॉल, जिसकी वजह से कोड जो कोड स्पी है वो फॉल हो जाएगा। तो यही ये पॉइंट बोल रहा है, एक बार रीड करो दोबारा से। हाँ जी, कोड स्पी बेटा ऊपर पॉइंट लिखवाए थे ना वो, हाँ जितने भी है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, वो आपको टर्म याद दिलाने के लिए मैंने बनाया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं बुक में। वो सारे पॉइंट शॉर्टकट काइंड ऑफ है ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, कोड स्पी फॉल हो रहा है। अब देखो यहां से रीड करो, प्रोड्यूसर डज नॉट रिकॉग्नाइज द फॉल इन डिमांड एंड ही मेंटेन्स दियर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि डिमांड और सप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा, मिसमैच हो जाएगा। इसका मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, डिमांड ज्यादा हो जाएगी एंड सॉरी डिमांड कम हो जाएगी एंड सप्लाई ज्यादा। और अब इसको ठीक करने के लिए, डिमांड जो कम हुई है तो उसे सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी, कम। सप्लाई कम करने के लिए वो प्राइस को क्या करेगा, कम। सब बाकी सब फिर फॉल होता चला जाएगा। प्राइस कम, वो कहेगा फैक्ट्री में काम रोक दो थोड़े दिन क्योंकि सप्लाई करनी नहीं है, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम। ये बात समझ आती है? क्लियर? अब एक पंगा हो गया, देखो अगर उसने यहां पे प्राइजेस को कम कर दिया तो टेक्निकली जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, ज्यादा। तो फिर तो हमें कॉन्ट्रैक्शन से सीधा एक्सपेंशन में नहीं चले जाना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या आता है, डिप्रेशन। ऐसा क्यों होता है? अब देखो बेटा, ये पेन 100 रुपए का है, आज मैंने बोला कि मैं ना क्लियरेंस सेल लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है भाई डिमांड है नहीं, तो मुझे सप्लाई को भी फॉल करना है, तो मैंने प्राइजेस कम करे। मैंने कहा ये पेन ना क्लियरेंस सेल में 80 रुपए का बिक रहा है। अगले दिन जितनी बिके बिके, अगले दिन मैंने बोला ये पेन क्लियरेंस सेल में 60 रुपए का बिक रहा है। अब आप 60 रुपए में खरीदोगे, एक दिन और रुकोगे, क्योंकि कंज्यूमर को ये लगता है प्राइजेस फॉल कर रहे हैं, तो वो ना अपनी परचेज को पोस्टपोन करेगा और वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि अगले दिन प्राइस क्या होंगे, और कम और कम। तो टेक्निकली प्राइस कम होने से डिमांड बढ़नी थी, लेकिन वो डिमांड बढ़ाएगा नहीं जान के, क्योंकि वो चाहता है कि प्राइस और क्या हो, कम कम कम। और इस चक्कर में प्राइस इतना ज्यादा फॉल हो जाता है कि आप कहां चले जाते हो, फेज नंबर 4 पे। अब देखो यहां पे ये बोल रहा है, यहां पे क्या बोला, थर्ड फेज में कंज्यूमर एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज, उसे लगता है और डिक्रीज होगा प्राइस में, एंड वो अपनी पोस्टपोन कर देता है किसको, परचेज को, जिसकी वजह से हमें फेज 4 पे चले जाना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करे ना, जो कि करेगा, बट अगर ना करे तो आप फेज 3 के बाद सीधा एक्सपेंशन कर दो। लेकिन हर कंज्यूमर सोचेगा कि भाई ये कल और कम होगा तो हम अभी खरीदेंगे ही नहीं। अब आओ फेज 4, जिसे बोलते हैं ट्रॉ या डिप्रेशन। अब इसमें मार्क करो फटाफट। पहला पॉइंट, ये क्या है बेटा, सीरियस फॉर्म ऑफ रिसेशन, या इसे एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज एक्सट्रीम रिसेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज सीरियस फॉर्म ऑफ रिसेशन या एक्सट्रीम रिसेशन। ठीक है, अगला अंडरलाइन करो, ग्रोथ रेट जो होता है ना इसमें, ग्रोथ रेट वो नेगेटिव हो जाते हैं बेटा, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाते हैं। जो नेशनल इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन। नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन रैपिडली। बहुत सारे बिजनेसेस को क्या होना पड़ता है, शट डाउन। कोविड में देखा था रिसेशन, कितने सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, तो शट डाउन हो जाता है बहुत सारे। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा। एक्सपेंशन में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी, 0। एक्सपेंशन में, ट्रॉ में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ज्यादा, हाई। तो इसमें ना क्वेश्चन बन जाएगा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज मैक्सिमम एट डैश, ट्रॉ लेवल पे। इनवॉलंटरी 0 कब होती है, एक्सपेंशन लेवल। और लास्ट बेटा, इसका सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है, सफर मोस्ट, वो करती है कैपिटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की इंडस्ट्री। अभी बात, डिप्रेशन चलता है जब, तब आप खाना पीना छोड़ दोगे क्या, नेसेसरी गुड्स तो कंज्यूम करोगे, है ना। क्या कंज्यूम नहीं करोगे, अच्छा कोई नया फोन लोगे क्या, लैपटॉप फोन परचेज करोगे, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, उनको कोई परचेज नहीं करता जब ट्रॉ आता है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स मतलब लाइक फर्नीचर हो गया, क्लोथ्स हो गए, ये कंज्यूमर के ड्यूरेबल गुड्स है ना। जब कोविड आता है कि आप कपड़े लेने जाओगे शॉपिंग करने, हाइपोथेटिकली कुछ लोग जा सकते हैं, बट मेजोरिटी पीपल क्या करेंगे, नेसेसिटीज पे स्टक करेंगे। तो ट्रॉ का जो ज्यादा इंपैक्ट होता है ना, वो इन दो इंडस्ट्री पे पड़ता है, जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं,
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन पे ज्यादा इम्पैक्ट वो तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा ना आपको। तो ये आपका बेटा फोर्थ फेज है। अगर आप देखो ना, ये इसका पूरा समराइज वर्जन है। सबसे पहले आप देखो फेज 1 आया एक्सपेंशन, बस आपको ये की पॉइंट्स याद रखने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो बाहर आएगा, इसी के अंदर है। बुक का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप इसके साथ, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले फेज 1 एक्सपेंशन में कोड स्पीड राइज करेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन लेवल मैक्सिमम होगा, इनवॉलेंट्री जीरो होगी, और जो भी होगी फिक्शनल या स्ट्रक्चरल। सेकंड फेज 2 पीक आया, ये टॉप या हाईएस्ट पॉइंट है। इसमें इनपुट क्या हो जाएगा, शॉर्टेज, क्योंकि वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई ना, तो आपको लेबर मिलेंगे नहीं। लेबर लाने के लिए आपको प्राइस क्या देना पड़ेगा, ज्यादा, उससे आउटपुट का प्राइस क्या हो जाएगा, उसकी वजह से, क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर फिक्स है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, और वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स नेसेसिटी। फेज 3 में जो कंज्यूमर की डिमांड कम हुई थी फेज 2 में, उसको प्रोड्यूसर अभी सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और वो सेम लेवल की सप्लाई मेंटेन कर देगा, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में एक मिसमैच होगा, जिससे पूरा का पूरा कोड स्पीक होने लग जाएगा, फॉल, प्राइस कम, सप्लाई कम, सब कुछ कम। लेकिन यहां पे भी वो रुकेगा नहीं। इसी के अंदर क्या था कि भाई जो कंज्यूमर है वो क्या, वो करेगा फर्दर डिक्रीज इन प्राइस का वेट, और इस चक्कर में वो अपनी डिमांड को क्या करेगा, पोस्टपोन। वो सोचेगा और कम होगा तो खरीदूंगा। और ये सिचुएशन की वजह से अपन कहां जाते हैं बेटा, फेज नंबर 4 पे। फेज नंबर 4 है ट्रॉय डिप्रेशन, सीरियस फॉर्म ऑफ रिसेशन, एक्सट्रीम रिसेशन, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट होती है, ग्रोथ नेगेटिव चली जाती है, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर डिक्लाइन होने लग जाते हैं, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स जो ड्यूरेबल वाले होते हैं उन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ये सब क्लियर है एकदम पक्का। चलिए ये वाला नोट करना है क्या आपको, ये वाला नोट करना है। बीसी के में है वैसे पार्ट गवर्नमेंट पॉलिसी में, कर लो, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी, कर लो। हाँ इसमें तो वो आ जाते हैं, तो बच्चे होते हैं इंग्लिश में बैठे होते हैं काम, अपने बच्चे ने बोर्ड में काम करते हैं, सारे कुछ बेटा जो बच्चे, छोटे बच्चे टीवी सीरियल्स में काम करते हैं यार, वो हाँ उनका थोड़ा अलग सीन होता है। ऑल्दो बट देख, अब मैं बताता हूँ जो क्या होता है यार। देखो चाइल्ड लेबर ना, टेक्निकली बोलते हैं चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन एज पर लॉ क्या है, 14 ईयर से बिलो वाले, लेकिन वहां पे भी विलिंगनेस आती है। लॉ भी ना बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। अब कुछ बच्चे जैसे तू बोल रहे जो सीरियल्स में काम करते हैं, भाई उनकी खुद की विलिंगनेस है। अब डीआईडी में कोई बच्चा डांस करने जा रहा है, तो उसके घर वाले जबरदस्ती थोड़ी मुझे पैसा कमा के लाएगा, डांस करना उसे पसंद है ना। फिर वहां पे लॉ ये वाले फैक्टर्स भी कंसिडर करेगा। अगर आपसे आप बिलो 15 हो और आपसे फोर्सफुली कोई काम करवा रहा है टू अर्न मनी, वो फिर चाइल्ड लेबर में फॉल करेगा। समझ आए, ये नोट कर लो बेटा, नोट बना के लिख लो ये। चलिए फेजेस वाला पार्ट खत्म हो गया। छोटा सा एक और टॉपिक है फीचर्स, 5-6 पॉइंट है बस छोटे छोटे, वो बता दूं, और अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा इंडिकेटर्स और कॉजेस के साथ। हाँ आज यार वो सिग्नल ही नहीं दे रहा था, नेटवर्क इशू हो रहा था, वो आ रहा था, वरना आज तो नहीं हो पाता। बट हाँ ये कि एक टॉपिक और हो जाता। कोई नहीं, फीचर्स कर लो आप पहले। इसका नोट बताना है सेपरेट, मतलब ये इसमें कहीं नहीं दिखेगा आपको, बट लिख लो ताकि पता रहे। डन बेटा, हेडिंग डालो नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए, एक मिनट। मीनिंग के बाद फेजेस डन हो गए ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए बेटा, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है हमेशा। चैप्टर ही छोटा सा है तो हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। टोटल टॉपिक 4 है, पेपर में 10 मार्क्स का आएगा, तो ऑन एन एवरेज हर हर कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो आराम से।
और क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल। नोट कर लिया, हेडिंग करो फीचर्स। फिर से दोबारा पहले मैं सारे लिखवा रहा हूं फीचर्स, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। हेडिंग लो फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। नंबर 1, occur periodically, occur periodically, but no same regularity, but no same regularity, कॉमा, इसके अलावा ड्यूरेशन जो है वो वेरी कर सकती है, कॉमा, इंटेंसिटी जो है वो भी वेरी कर सकती है। अभी आप लिखते रहो आराम से, मैं समझा दूंगा सारे। अकर पीरियोडिकली, पीरियड्स में अकर करता है। पहले एक्सपेंशन आएगा, इसका एक पीरियड होगा, अगला पीरियड किसका होगा, पीक का, अगला पीरियड कॉन्ट्रैक्शन, अगला पीरियड, तो ये पीरियड वाइज ही अकर करेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या रेगुलरिटी सेम होगी, इंटेंसिटी सेम होगी, क्या ड्यूरेशन, मतलब ऐसा क्या हर बार एक्सपेंशन 1 साल के लिए आएगा? ऐसा कुछ नहीं भाई, एक्सपेंशन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन सब कुछ चेंज हो सकती है, बट ये कंफर्म है कि पीरियोडिकली आएगा, पहले ये पीरियड, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सेकंड पॉइंट नाउ, have distinct phases, have distinct phases, and length of each phase, and length of each phase is also not definite. Length of each phase is also not definite. लिखते रहो बेटा, आराम से समझाएंगे। थर्ड लिखो, परवेसिव इन नेचर, परवेसिव इन नेचर, इसमें लिख लेना थोड़ा सा, कॉमा, generally originate in free market economies, generally originate in free market economies, full stop। आगे लिखना, disturbance in one or more sector get easily transmitted to all other sector, easily transmitted to all other sector। This is point number 3। फोर्थ फीचर क्या हो बेटा, फोर्थ फीचर आपको ऑलरेडी पता है, ऐसे लिखना जैसे लिखवा रहा हूं, मोर प्रोन और लेस प्रोन। ये ना एग्जाम में भी आया भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। प्रोन का मतलब होता है इफेक्ट। अच्छा आप बताना, बिजनेस साइकिल में कोई भी फेज आता है तो जनरली ज्यादा इफेक्ट किस पे डालता है, नेसेसरी गुड्स पे या कैपिटल गुड्स पे? अभी ऊपर लिखा था कैपिटल गुड्स पे ज्यादा इफेक्ट डालता है। भाई जब कोविड की कोई भी वेव आई, उससे नेसेसिटी गुड्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो तो आपको कंज्यूम करना है। तो मोर प्रोन किसको है, आप लिखो मोर प्रोन या मोर इफेक्ट कहां डालेगा, देखो कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स या फिर एंड ड्यूरेबल गुड्स, किसी भी कैपिटल गुड्स या ड्यूरेबल गुड्स पे ये ज्यादा इंपैक्ट डालता है। लेस प्रोन यानी लेस इफेक्ट किस पे होता है, एग्रीकल्चर एंड नेसेसरी गुड्स, इन वाले गुड्स पे लेस इफेक्ट डालता है, इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा। दिस इज फीचर नंबर 4। फीचर नंबर 5, नो यूनिफॉर्म
no uniform characteristics and causes, full stop. No uniform characteristics and causes, इसके अंदर ही लिख लेना, caused by varying factors. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉज कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 6 लिखो. All economic variables get affected. All economic variables get affected, that is output, comma, employment, comma, investment, comma, price, etc. Feature number 7. Contagious and international in character. Contagious and international in character. और लास्ट पॉइंट लिख लेना, लास्ट फीचर 8th है ना शायद. Serious consequences on the well-being of society. On the well-being of the society. Serious consequences on the investment, prices, etc. अभी समझाने, एक मिनट. 7 में कंटीजियस एंड इंटरनेशनल इन नेचर. एट पॉइंट लिख लिया आपने. एक बार फीचर को जल्दी से रीड कर लो, 2 मिनट लगेंगे मुझे समझाने में. पहले आप रीड कर लो खुद से सारे फीचर्स. कंटीजियस एंड इंटरनेशनल इन, क्या बोला था, इन कैरेक्टर, इन नेचर. और लास्ट 8 पॉइंट बोला था सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कैरेक्टर बोला था, नेचर कैरेक्टर कुछ भी कर लो. सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन दी well-being of society. लिख लिया बेटा फीचर सबने, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? जल्दी से देखते हैं, एक एक बार रीड करना है बस. आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर. फिर कुछ भी बकवास कर देगा, जैसे पहले बोला अकर पीरियोडिकली एंड बोला नो सेम रेगुलरिटी. तो फीचर में बोलेगा कि इट अकर्स पीरियोडिकली एंड द रेगुलरिटी इज सेम. तो क्या ट्रू है? फॉल्स है. ऐसे बोलेगा द ड्यूरेशन इज कांस्टेंट, इंटेंसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट दे देगा. बड़े आराम से पढ़ना है आपको. कुछ की पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए. सबसे पहला पॉइंट, हमेशा बिजनेस साइकिल पीरियोडिकली चलती है, लेकिन रेगुलरिटी सेम नहीं होती. ड्यूरेशन हमेशा चेंज हो सकती है और इंटेंसिटी भी चेंज हो सकती है. हो सकता है एक्सपेंशन बहुत अच्छा आएगा, कॉन्ट्रैक्शन लास्ट टाइम के जितना नहीं आएगा डेप्थ में,
थोड़ा सा कम कंट्रैक्शन आएगा और जल्दी से एक्सपेंशन आ जाएगा। तो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन वेरी कर सकती है। सेकंड पॉइंट, क्या बिजनेस साइकिल का एक फेज होता है? कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट, हमने 4 फेज पढ़े, लेकिन लेंथ जो है ईच फेज की बेटा वो क्या हो सकती है? नॉट डिफाइनाइट, सेम नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन हर साल इतने ही पीरियड के लिए आए, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है। थर्ड पॉइंट नोट करो, परवेसिव है नेचर में। बेटा परवेसिव को लिख लेना। परवेसिव मतलब होता है एट ऑल लेवल। परवेसिव मतलब क्या होता है? एट ऑल लेवल। अब इसमें होता क्या है ना बेटा, अगर एक इंडस्ट्री में रिसेशन आया तो उससे ना सारी डिस्टर्बेंस फैलेगी सारे लेवल पे। मान लो मैं ट्रक प्रोड्यूस करता हूं, एकदम से ट्रक की डिमांड फॉल हो गई। जैसे ट्रक की इंडस्ट्री में रिसेशन आएगा, जिनसे मैं टायर परचेज करता था, क्या मैं उससे टायर परचेज करूंगा? तो ट्रक की डिमांड से टायर की डिमांड इंपैक्ट हो गई, तो टायर वाली इंडस्ट्री में भी क्या आ जाएगा? रिसेशन। जब टायर की डिमांड नहीं होगी तो वो जिनसे रबर परचेज करते थे, क्या वो उनसे रबर की डिमांड करेंगे? रबर इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा? रिसेशन। तो अब देख लो, मेरे इंडस्ट्री में रिसेशन से क्या सिर्फ मेरे तक ला या ऑल लेवल पे फैला? ऑल लेवल पे। इसी को बोलते हैं परवेसिव नेचर में। समझो? तो ये क्या है? परवेसिव इन नेचर है, मतलब ऑल लेवल पे जाएगा। जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, डिस्टर्बेंस इन वन और मोर सेक्टर गेट easily transmitted to all the other sector। फिर ज्यादा इफेक्ट किसको करता है बेटा? कैपिटल गुड या ड्यूरेबल गुड को। लेस इफेक्ट किसको करता है? एग्रीकल्चर या नेसेसरी गुड्स को। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिफॉर्म नहीं है, कोई भी कॉजेज यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब क्या सिर्फ एक ही कॉज है बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन आने का? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टोटल 11 कॉज होते हैं बेटा। टोटल 11 रीजन है जिसकी वजह से एक्सपेंशन कंट्रैक्शन कुछ आ सकता है। जैसे वॉर हो गया एक रीजन, वॉर की वजह से फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो बहुत सारे कॉजेज है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ यूनिफॉर्म नहीं है। अगला, ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स गेट अफेक्टेड। अरे भाई जब कंट्रैक्शन हुआ था तो क्या सिर्फ प्राइस ही कम हुआ था या कोड स्पी पूरा फॉल हुआ था? पूरा कोड स्पी। तो ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर गेट अफेक्टेड, दैट इज आउटपुट भी जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी, इन्वेस्टमेंट भी, प्राइस भी। तो जब भी बढ़ेगा या घटेगा तो इंडिविजुअली कोई नहीं जाएगा, सारे एक साथ जाएंगे। इसके अलावा कंटेजियस है एंड इंटरनेशनल है। बेटा इंटरनेशनल होगा, मतलब अगर किसी कंट्री में रिसेशन आया ना तो उससे बाकी कंट्रीज तक भी रिसेशन आएगा। जैसे अभी बीच में इंडिया ने रिसेशन तब तगड़ा वाला फेस पता है कब करा था? जब एक ब्रिटेन का बैंक था, वो बैंक इंसॉल्वेंट हुआ था ब्रिटेन का। ब्रिटेन में जैसे ही रिसेशन आया, क्योंकि वो बैंक इंसॉल्वेंट हुआ, उससे धीरे धीरे ना कंट्रीज में फ्लक्चुएट हुआ। अभी 2023 में कह रहे हैं कि इंडिया रिसेशन फेस करेगा। क्यों? क्योंकि 2022 में कनाडा ने रिसेशन फेस करा है। अभी भी कनाडा का रिसेशन अभी तो ऑलमोस्ट ठीक हो गया, बट तो अभी इंडिया भी आएगा। क्यों? क्योंकि ना इंटरनेशनल इन नेचर है, एक नेशन से दूसरे नेशन पे ट्रांसफर होता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है। किस पे? सोसाइटी पे। अब देखो ना, रिसेशन आएगा तो लोगों की नौकरियां जाएगी ना, कॉन्सिक्वेंस है भाई सीरियस। तो मजाक मस्ती की बात नहीं है, सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। बस ये फीचर है, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं बस, और उसके अलावा कुछ है नहीं। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है बेटा? फिर से रिपीट करो, मैंने तीन टॉपिक्स करवा दिए। मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, फेजेस और फीचर्स। मीनिंग की बात करी थी तो एक रिदमिक फ्लक्चुएशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऑफ एन इकोनॉमी जो एक्सपीरियंस करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फेजेस मैंने आपको 4 बताए। सबसे पहला कौन सा फेज था? एक्सपेंशन, अपस्विंग, रिकवरी, ये फेज था। इसमें मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट होते हैं वो ध्यान में रखना। इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट 0 होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, है ना? जो भी होगी वो फिक्टिशियस या स्ट्रक्चरल होगी, प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पे होगा। नेक्स्ट आता है पीक बूम प्रॉस्पेरिटी। इस लेवल पे ये बिजनेस साइकिल का हाईएस्ट या टॉप पॉइंट होता है। इनपुट जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, इनपुट के प्राइस बढ़ जाते हैं, उससे आउटपुट बढ़ जाएगी, लोग डिमांड क्या करेंगे? कम। फिर थर्ड लेवल आता है कॉन्ट्रैक्शन, डाउनस्विंग या रिसेशन। इस केस में कोडिस भी पूरा डिक्रीज होता है, डिमांड कम होती है, लेकिन सप्लायर को ये पता नहीं होता, तो वो सप्लाई को सेम लेवल पे मेंटेन करता है, जिससे डिमांड और सप्लाई में एक मिसमैच क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइस लेवल क्या होता है? फॉल, और कोडिस भी पूरा फॉल हो जाता है। लेकिन फिर भी कंज्यूमर अपनी डिमांड को नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसे लगता है प्राइस अभी और कम होगा, इसलिए वो परचेजेस को पोस्टपोन करता है। और इसके रिजल्ट में अपन कहां चले जाते हैं? ट्रॉ या डिप्रेशन में। इट इज दी सीरियस लेवल या एक्सट्रीम रिसेशन, जहां पे ग्रोथ नेगेटिव चली जाती है, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर डिक्लाइन होने लगते हैं, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, कैपिटल गुड्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ये 4 फेज हो गए। उसके बाद फीचर्स मैंने आपको आज बता दिए। तो पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट बड़े बड़े मेजर टॉपिक डन हो चुके हैं। इसके बाद हमें 2 टॉपिक करने हैं अगली क्लास में, एक इंडिकेटर्स और एक कॉजेस।
ये 2 टॉपिक मैं आपसे मिलूंगा फ्राइडे को, वो 2 टॉपिक करेंगे। मंडे आपका टेस्ट है, बट मंडे को जो टेस्ट है उसमें बिजनेस साइकिल इंक्लूड नहीं होगा। जो मंडे वाले टेस्ट के बाद टेस्ट होगा ना नेक्स्ट वीक, उसमें मैं पूरा टॉपिक ले लूंगा बिजनेस साइकिल इंक्लूड करके। हाँ, जो मंडे को टेस्ट है उसमें मैं बता दूं प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रेडिक्शन, इक्विलिब्रियम, ये तो 4 पहले थे। और बस एक टॉपिक ऐड होगा, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट और उसके कर्व्स। ठीक है, मंडे को आपका टेस्ट है। किसी को कोई डाउट? हाँ कर लेंगे बेटा, तुमने तो जो बुरे हाल कर दिए थे उसमें, मतलब